नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा जैन। डॉक्टर से स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वस्थ रहे तो मन भी प्रसन्न रहता है। लेकिन इन दिनों कोरोना की वजह से हम सभी परेशान चल रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम सजग रहें तो हम निश्चित तौर पर अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ज़रूर करवाइए। मुझे उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने अपना टीकाकरण करा लिया होगा, और जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं। हमने तो अपना टीका लगा लिया है। तो हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं योगाचार्य सारिका जी। सारिका जी, मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपने भी टीकाकरण करा लिया जी होगा। पूजा जी, मैंने भी टीका लगा लिया है। तो साथियों, हम स्टूडियो में बैठे हैं और हमने टीकाकरण कराया हुआ है, इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप टीकाकरण कराइए। इससे कोरोना से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और जब भी आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्वागत है सारिका जी आपका हमारे स्टूडियो में। और आज मैं दर्शकों को बता दूं, हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोरोना के इस दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा विषय है आज का कोरोना काल में योग और ध्यान का महत्व। और इसीलिए स्टूडियो में हमारे साथ सारिका जी हैं। और यदि दर्शकों के कोई भी प्रश्न हो तो वो हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-9418 पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 1800-233-9418 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, और इस पर आप सारिका जी से अपने सवाल कर सकते हैं। सारिका जी, सबसे पहले योग ध्यान, इसके बारे में हम शुरू से सुनते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है जी। लेकिन कोरोना काल में अचानक से इसका महत्व इतना अधिक क्यों बढ़ गया? जी पूजा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि योग जो है वो भारत की संस्कृति है, तो सिर्फ हम वापस आए हैं उस तरफ। तो कोरोना काल में आपने जैसे सभी को पता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो लंग्स में हो रही है, गले में हो रही है, श्वसन में हो रही है, और ये सब चीज़ें जो है वो योग से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जब अगर उनका मेडिकेशन भी हो रहा है, अगर तो दवाइयाँ भी चल रही है, तो उसके साथ साथ उनका जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना भी अति आवश्यक है, जो कि दवाइयों से बढ़ नहीं रही है, पर दवाई से उसको कहीं कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो श्वसन क्रियाएं होती है वो योग का ही एक अंग है। हम जिसे प्राणायाम कहते हैं, या आसनों के द्वारा भी ये चीज़ होती है, और लंग्स आपकी मजबूत हो सकती है, जिससे हम लंग्स के इम्यून को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ। कोरोना का जो संक्रमण है वो सीधे फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े यानी लंग्स की आप बात कर रही हैं। तो इसकी क्षमता को आसन के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी लोग, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन सबको करने लायक कुछ आसन होते हैं, और जो योग का अभ्यास कर रहे हैं वो भी इस आसन को तो करते ही है, पर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बैठे बैठे में भी सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, जो भी चीज़ें होती है श्वास के साथ होती है। तो एक्सरसाइज और योग में यही फ़र्क है कि हम जब आसन करते हैं वो श्वास के साथ करते हैं। जी हाँ। तो अगर हम स्टैंडिंग में बोलेंगे, हम खड़े होकर जो आसनों में बोलेंगे, जिससे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती, क्षमता बढ़ती है, वो है ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, हस्त उत्थान है, जो सूर्य नमस्कार का एक अंग है, जिससे कि आपके दोनों हाथ पीछे जाते हैं, लंग्स को पुश मिलता है, आगे की तरफ ढकेला जाता है, और उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप बैठे में बोलेंगे तो उष्ट्रासन है, भुजंगासन है। आसनों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लाइन हूँ मैडम। जी हेलो हेलो जी बताइए, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका नाम? मैडम रायपुर से बोल रही क्या? जी हेलो। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैडम ये कोरोना के विषय में पूछना था कि मेरे मिसेस कोरोना टीका नहीं लगा पाई है अभी। पूछना चाहते हैं? जी हेलो। जी हाँ, टीका नहीं लगवाया उन्होंने। जी नहीं लगवाया तो फिर क्या किया जाए, कहाँ लगवाया जाए, तो बंद हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए जो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, एक तो ऑनलाइन इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसके अलावा आपके आसपास के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या निजी अस्पतालों में भी कोरोना का टीका उपलब्ध है। यदि कभी कोई कारणवश टीके कम हो जाते हैं तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपके पास आपके फोन पर मैसेज आएगा और उस दिन निश्चित तय तिथि पर आप जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। और टीकाकरण मेरे हिसाब से जरूर करवाया जाना चाहिए। सारिका जी, आप आसनों के बारे में बता रही थी। जी। तो मुझे ये मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे कौन से आसन हैं जिनसे फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकती है। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इन आसनों के बारे में ध्यान से इनका नाम सुनिएगा योगाचार्य सारिका स्वामी जी से, ताकि आप वो आसन घर पर या वीडियो देखकर कर सकें और आपको काफ़ी इससे आपको मदद मिलेगी। जी पूजा जी, इसमें अगर हम खड़े होके कहते हैं तो हम ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं। और अगर हम बैठ के बोलेंगे तो हम उष्ट्रासन कर सकते हैं, शशांकासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है एक्चुअली ये डॉक्टर्स बता रहे हैं जब ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी आसनों में बस वो आसनों का नाम हो सकता है वो ना बता रहे हो, पर वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट में बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार से लेट के पेट के बल और पीठ के बल लेट के आपको श्वसन करना है। तो ये आसन आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप प्राणायाम भी अभ्यास करें। तो आपको सबको मतलब ये कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति को योग का अभ्यास दिन में 40 मिनट के लिए ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो। बिल्कुल जी। एक ये जो बात आ रही थी कि जिस समय में व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, संक्रमण, उस समय निश्चित तौर पर चिकित्सकों की सलाह पर जी बिल्कुल, या घर वालों के कहने पर योग का अभ्यास लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन संक्रमण से पहले भी जैसा कि आपने कहा रोज 45 मिनट योग करिए, जी। तो इस योग करने से क्या फायदे होंगे? क्या इससे संक्रमण से बचा जा सकता है? देखिए पूजा जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कहते हैं ना कि हम सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत करेंगे। तो संक्रमण अब हो तो रहा है, वो संक्रमण इस प्रकार से जैसे सर्दी खांसी होती है वैसे ही संक्रमण फैल रहा है। तो हमको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर संक्रमण हो भी, हम ये नहीं कह सकते कि इससे संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, पर अगर संक्रमण हो भी तो आपके फेफड़े अगर मजबूत है तो आप उसके साथ फाइट कर सकते हो और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ सकती है। उसके साथ ही साथ आपकी मन की शक्ति, क्योंकि कोविड के समय में क्या होता है, जैसे ही पता चलता है लोगों में एक भय निर्माण हो जाता है, बहुत अच्छी भय निर्माण हो जाता है और उसमें क्या होता है कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो उसके कारण अगर मेडिकेशन हो भी रहा है, दवाइयाँ चल भी रही है, तो भी वो मानसिक भय इतना होता है कि लोग उसके कारण वो दवाइयाँ भी उनको असर नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जब हम श्वास प्रश्वास की बात करते हैं, योग में प्राणायाम हम करते हैं, उसमें श्वास के ऊपर आपको ध्यान दिया जाता है। आप श्वास के साथ, और श्वास का सीधा संबंध मन से होता है। तो जब हम अपने श्वास के साथ रहते हैं तो हमारा मन अपने आप से शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये तो ऐसा है कि आपने प्राणायाम करना शुरू किया, आपने अपने श्वास प्रश्वास को देखना शुरू कर दिया और आपका भय धीरे धीरे चले जाता है और मन मजबूत हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। दोस्तों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि अगर संक्रमण हो तो भी वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए रोज की अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। सारिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बुजुर्ग हैं, जी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जिन्हें हम कह रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनमें इस रोग की काफी जो है वो उसके लिए प्रो माने जा रहे हैं, उन्हें जल्दी संक्रमण हो सकता है। जी। तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी? वो हर तरह का योग नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम? हाँ नमस्कार, और आज के हमारे योगाचार्य जी को भी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी बताइए भगत राम जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल है कि जैसे अगर कोई कोरोना के बाद ठीक हुआ है तो उनको कौन सा योग प्राणायाम करना उचित है,
और योग प्राणायाम करने के लिए हमको खाने पीने में कौन कौन से मतलब खान पान में सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए जिससे योग करने में हमें दिक्कत ना हो और संक्रमण के बाद वो ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी पावर जो है उनका बढ़ सके। बहुत अच्छा सवाल किया आपने भगत जी। बहुत अच्छा सवाल है और ये लगभग सभी लोगों को ये सवाल है कि हमको अगर कोविड से हम रिकवर हो गए हैं तो हम उसको ठीक कैसे करें। तो उनके लिए भी सेम यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम कोविड से रिकवरी हो जाती है हमारी तो हम अपने श्वास को मतलब जो एकदम फास्ट जो करते हैं एकदम वैसा नहीं करना चाहिए, तेजी से जो कोई करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। आपको बहुत आराम से करना चाहिए। जो भी आप करते हैं, आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, आप बिल्कुल सावधानी से करें उससे, क्योंकि उससे होता है कि वो एक दवाई का भी काम कर सकता है, हो सकता है वो आपको नुकसान भी पहुंचाए। तो इसीलिए आप बिल्कुल सावधानी से करें। और खाने की बात हो रही है तो आपको सभी को जैसे पता है कि प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। और अगर योग करते तो अगर आप अपना डाइट या फिर खाना जितना लाइट रखे उतना अच्छा रहेगा, जिसमें हम फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हरी सब्जियां की बात करते हैं, मौसमी फल है ये बात करते हैं, और प्रोटीन युक्त खाना जो अगर लाइट फूड लेना चाहिए। तला भुना खाने से हल्का प्रोटीन युक्त खाना परहेज करें। जी परहेज करें। और इसके साथ ही ये आपने एक अच्छी जानकारी दी कि धीमे जो दीर्घ श्वास वाले आसन होते हैं उन्हें किया जाना अच्छा है। अब जो मैं आपसे पहले प्रश्न कर रही थी कि बुजुर्गों के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? सीनियर सिटीजन्स के लिए पूजा जी मैं कहना चाहूँगी कि उनको बैठने में दिक्कत होती है, नीचे बैठ नहीं पाते तो वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको चेयर में बैठने में भी दिक्कत है तो वो बिस्तर में बैठ के, जिसका सरफेस थोड़ा कड़ा हो या फिर बिस्तर में बैठ के भी वो कर सकते हैं। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम है, और सूक्ष्म व्यायाम में जोड़ों का एक्सरसाइज होता है, ये जोड़ों का व्यायाम होता है। तो उसमें उनको भी कोशिश करें वो कि श्वास और प्रश्वास के साथ करें, और यही बात उनको भी लागू होती है कि बहुत सावधानी से करें और धीरे धीरे करें। जो भी होते 5 बार करें, 10 बार करें। और उनके लिए, बुजुर्गों के लिए सूक्ष्म व्यायाम में जैसे जोड़ों का, हाथ का होता है, पैरों का होता है, उंगलियों का होता है। अब हम ये सोचते हैं कि हाथों का और पैरों का व्यायाम करने से हमारे लंग्स कैसे मजबूत होंगे, पर बात तो बात वही है कि आपके जो जोड़ों में जैसे टॉक्सिन्स जमा हो जाता है। तो अगर जोड़ों में टॉक्सिन्स जमा है तो आपकी श्वास प्रश्वास पूरी तरीके से पूरे शरीर में नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं उसको रुकावट होगी। तो हम अगर प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम उसके पहले हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करें, जो हाथ के है, पैरों की उंगलियों के है ना, एंकल हम जिसको कहते हैं, टखनों के है, घुटनों के हल्के फुल्के व्यायाम है वो करें। और उसके बाद अगर हम प्राणायाम करें, बिल्कुल, अगर बुजुर्ग अंतराल में करें बिल्कुल। और इसमें भी जो बिल्कुल भी जिनको ये व्यायाम भी नहीं बनते हैं तो वो दीर्घ श्वसन, मतलब हम जिसको कहते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदरीय श्वसन जिसको योग की भाषा में कहा जाता है, वो करे। उदरीय श्वसन में उनके जो पाचन शक्ति है वो भी सुधर जाएगी, मतलब धीरे धीरे उनको असर होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे लंग्स की क्षमता भी उनकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं सुनकर से रमेश बोल रहा हूँ। जी बताइए रमेश जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं? मैडम वो शादी में थोड़ा चोट लगा था तो। रमेश जी आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, मुझे लगता है शायद कोई तकनीकी समस्या है। बुजुर्गों के लिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दीर्घ श्वास का अभ्यास किया जाना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम किए जाने चाहिए। ये अब हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली और निश्चित तौर पर हमें भयभीत तो नहीं होना है, लेकिन हमें इसके प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। और ऐसा कहा जा रहा है तीसरी लहर में छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बच्चों को क्योंकि बैठाना भी कठिन होता है, किस तरह के योग या उनका ध्यान कैसे योग की तरफ लगाया जाए? पूजा जी मैं आपको एक बात बताऊं कि एक योग शिक्षिका, प्रशिक्षिका होने के नाते मैंने देखा है कि बच्चों को एक जगह बिठाया नहीं जा सकता, या फिर थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो बहुत अच्छा योग करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होती है, उसमें उतना मतलब, और उनको करने में मज़ा भी आता है। तो इसमें हम जो आसन हमने जो बताए वही बच्चों को भी लागू होते हैं। उसमें भी बच्चों को दीर्घ श्वसन, ओमकार का उच्चारण
अगर मतलब जी डीप हाँ। ब्रीदिंग के साथ वो करवाया जा सकता है। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम करवाया जा सकता है, जिससे उनका मस्तिष्क शार्प हो जाता है। जी। और साथ ही साथ अब देखिए बच्चों को डर नहीं है कोरोना का, जी, बिल्कुल। वो हम डर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम हंसते खेलते उनको योग सिखाए तो वो जी बिल्कुल योग करेंगे। और जहाँ तक मैं अभी हम देख रहे हैं जी कि हाँ। बच्चे भी योग में आ रहे हैं, आ बच्चे रहे हैं, भी हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अब अपने बाल्य जो है वो बहुत हाँ। अभी उसके प्रति सजग हो रहे हैं बिल्कुल। और बच्चे भी योग कर बिल्कुल। रहे तो हैं। अभिभावकों को भी हम जागरूक बिल्कुल। करेंगे, जो माता जी। पिता हैं उन्हें। लेकिन एक कॉलर से बात करने के जी बाद, बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार। मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है। जी निर्मल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी, मैं धमतरी करेली छोटी से बोल रहा हूँ। जी बताइए बताइए निर्मल जी। मेरा प्रश्न ये था कि कोरोना काल में, जी हेलो, जी जी, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। कोरोना काल में हम किन किन योगा को करें कि जिससे हमें शरीर को लाभ हो? बिल्कुल। सारिका जी, आपने वैसे इसका जवाब दिया है। जी। एक बार मैं चाहूंगी आप खाली आसनों के नाम एक बार फिर जी इन्हें बता दें। जी बिल्कुल। आपको देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून बहुत स्ट्रांग होता है अगर हम स्वस्थ हैं। और मान लीजिए कि हम अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से हमें शुरुआत करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम के आपको वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, आपको उनसे शुरुआत करनी चाहिए। उसके साथ ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, हस्त उत्थान आसन है, और भुजंगासन है, मकरासन है, उष्ट्रासन है, शशांक आसन है। ये सभी आसन जो है वो आपके फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करते हैं और आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं। जी। साथ ही साथ प्राणायाम भी करें। धन्यवाद सारिका जी, आपने एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत किया। सारिका जी, एक चीज और, योग और ध्यान, जी हम इसे जुड़ा हुआ कहते हैं। जी। लेकिन क्या कारण है कि हम योग पर बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान की तरफ लोगों का ध्यान नहीं आ रहा है? जी। क्या ये ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण है, या किस तरह से ध्यान को भी महत्व दिया जाना चाहिए? जी पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम योग तो करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, पर ध्यान के प्रति थोड़ा अवेयरनेस अभी आना है। फिर भी लोग चाह रहे हैं कि हम ध्यान करें। तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है या फिर सूत्र है ध्यान का। ध्यान का मतलब है आपके श्वास के ऊपर ध्यान, मतलब आपके सहज सामान्य नैसर्गिक श्वास के ऊपर ध्यान। तो जब हम अपने सहज सामान्य और नैसर्गिक श्वास के साथ रहते हैं तो हम धीरे धीरे ध्यान की स्थिति की ओर जाते हैं। अब इसको अगर हम साइंटिफिकली समझना चाहें तो अगर जब हम नॉर्मल, जब भी कोई हम जैसे नॉर्मल अब एक बच्चा होता है, कैसे हंसते खेलते रहता है, उसके ऊपर कोई आडंबर नहीं रहता, वो बहुत अच्छे से खेलता है, वैसे ही हमारे श्वासों के साथ हमको रहना है, बहुत फ्रेंडली रहना है, बहुत मित्रता से रहना है, तो वो आपको एक आनंद की अनुभूति देती है। तो जब भी हम अपने श्वास के साथ होते हैं, ऑटोमेटिकली ये हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो ध्यान का महत्व, अगर हम ध्यान करते, योग करें मतलब आसन करें, प्राणायाम करें और 10 मिनट के लिए ध्यान करें, तो आपको उसके बेनिफिट्स कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम 40 मिनट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 20 मिनट के लिए आसन करें हल्के फुल्के, 10 मिनट के लिए प्राणायाम करें और 10 मिनट के लिए ध्यान करें या मेडिटेशन करें, तो ये हमारा कंप्लीट एक मतलब टोटल एक पैकेज तैयार हो जाता है, जिसके द्वारा हम एक कंप्लीट हेल्थ हम जिसको कहते हैं, जिसको हम पा सकते हैं। बिल्कुल, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य है अर्जित किया जो जा है सकता फिजिकल, योग और ध्यान दोनों के मेल्स के साथ। जी सारिका जी, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हम जब कसरत की या योग की बात करते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सुबह के समय उन्हें वक्त नहीं मिलता। जी। तो क्या योग अर्ली मॉर्निंग या बहुत सुबह प्रातः काल ही किया जाना चाहिए, या किसी और समय भी किया जा सकता है? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें योग से जुड़ना है। अगर हमें सुबह के समय नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यूटीज़ ऐसी हो जाती है कई बार, फिर भी लोग करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप शाम के समय, क्योंकि बस उसके लिए पेट का थोड़ा खाली होना ज़रूरी होता है, इसलिए मॉर्निंग में बताया जाता है। और थोड़ा हवा में भी ताजगी रहती है, इसलिए मॉर्निंग के आवर्स में बताया जाता है सुबह के समय। तो शाम के समय भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं, खाना खाने के 3 घंटे बाद। ये एक अच्छी जानकारी आपने दी, खाना खाने के 3 घंटे बाद योग किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है मैडम जी।
जी बताइए जोगिंदर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। जी हेलो, कहाँ से बोल रहे मेरा हैं नाम आप? जोगिंदर सिंह है, जी लुधियाना पंजाब से जी। अच्छा, जी बताइए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ऐसा जी, एक तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एज 60 एज की ओल्ड है, जी तो देखो जो श्वास है ना अभी फुल कर नहीं आते, थोड़ा अभी कम आते हैं। जी और नंबर 2, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो आप बोल रहे हैं योगासन के बारे में, उसके साथ में चित्र दिखाओ जो अनजान है उसको भी सही पता लग जाएगा ये योग योग ऐसा होता है। जी जी सारिका जी, मैं चाहूँगी कि जो आप इंटरनेट पर क्योंकि आसानी से उपलब्ध जी। हैं, वो चित्र की बात कर रहे हैं, जी। तो आप उन्हें कुछ वीडियोस के बारे में बता दें। जी। और इसके साथ ही जो वो कह रहे हैं कि सांस खुलकर नहीं आती, मुझे लगता है जी, हाँ जी, शायद बहुत। उम्र की वजह से उम्र उन्हें की थोड़ा वजह से। दिक्कत है। बहुत अच्छा है सवाल। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी सूक्ष्म व्यायाम, अगर आप डालते हैं इंटरनेट में, यूट्यूब में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में आपको सिर्फ आपके जोड़ों का जो है वो एक्सरसाइज है या व्यायाम है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं श्वास के लिए, तो आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उसका एक टेक्निक बताती हूँ कि आप नाक से श्वास लें और मुंह से श्वास को छोड़ें, जब तक कि आपको आपकी लंग्स पूरी खाली नहीं लगती है। तो आप इसको करके देखिए, जैसे कि हमने नाक से श्वास लिया और धीरे से मुंह से उसको रिलैक्स किया। तो अगर आप दिन में इसको 5 बार कर ले, मान लीजिए सुबह आप 5 बार करें, दोपहर को 5 बार करें, शाम को 5 बार करें और रात को 5 बार करें, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लंग्स में जो टॉक्सिन्स जमा है या फिर जो वायु जमा है टॉक्सिक, वो रिलीज होने में इससे बहुत सहायता मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आपने करके भी बताया कि किस तरह से इसे किया जा सकता है, और मुझे लगता है काफी आसान है। हाँ, इसे बहुत ही करना। आसान है। जिनको नाक से श्वास लेने में और निश्वास मतलब बाहर छोड़ने में जिनको तकलीफ होती है, वो शुरुआत इस चीज से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी सारिका जी, योग पर, ध्यान पर, इस पर हम बात कर रहे हैं। जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उनमें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस में बैठे हैं जी, आप काम कर रहे हैं, या कुछ समय ऐसा होता है जब आप खाली हैं, लेकिन जगह ऐसी नहीं है जहां आप योग कर सकें। लेकिन क्या कुछ एक आसन ऐसे हैं कि हम यूं ही जैसे हम और आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे किसी चेयर पर बैठे हो और साथ में आसन भी हो जाए? जी, तो इसमें मैं आपको बताऊँ पूजा जी, जो मैंने बात की थी कि ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको बता देती कि उसको बैठ के भी कर सकते हैं हम चेयर में। जैसे हम साइड बेंडिंग हो गए, थोड़ा तिरछे हो गए और स्ट्रेचिंग दिया, क्योंकि देखिए पूजा जी, हमको लंग्स को चारों ओर से मतलब उनको स्ट्रेंथ देनी है, तो हम बैठ के भी इन आसनों को कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑफिस में जहाँ पर हमको बहुत थकान लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हमको शरीर थक जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, कई बार हम कुछ सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करेंगे। बिल्कुल, उदरीय श्वसन। जी, तो ऑफिस में बैठे बैठे भी योग किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। जी हेलो जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार निषाद, ग्राम सेनु भाटा, मंगलौर, जिला धनबाद बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल मेरा, योगा आसन करने का सही समय क्या है? जी बिल्कुल, वैसे उमेश जी हमने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन एक बार संक्षिप्त में आप इन्हें जानकारी दे दें। जी, अगर आप योगा सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह आप जल्दी उठकर फ्रेश होके आप योगा करें तो बहुत अच्छा है। पर अगर मान लीजिए खाना खाने के, दोपहर का अगर आप खाना खाते तो उसके 3 से 3.5 घंटे के बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं। जी जी, ये एक आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है दर्शकों कि योग और ध्यान के बारे में आज जो सारिका जी ने आपको जानकारी दी है, तो इससे आपको निश्चित तौर पर, अगर आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो दोस्तों, योग और ध्यान पर आज हमारा ये खास कार्यक्रम था, और इसके अलावा इस कार्यक्रम में डॉक्टर से स्पीक कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों को लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे,
क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। और विशेषज्ञों के साथ आपसे होगी मुलाकात, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें, सार्वजनिक स्थल पर मास्क जरूर पहने और अपना टीकाकरण जल्द से जल्द कराएं। धन्यवाद।